स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा अगर किसी भी चालक से प्रवाहित होता है तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर उस धारावाही चालक के पास हम चुंबकीय सुई को लेके जाते हैं तो वो चुंबकीय सुई घूमता है। निर्भर करता है कि किस दिशा में विद्युत धारा बह रहा है, उसके अनुदिश चुंबकीय सुई घूमता है। और चुंबकीय सुई जब घूमता है तो किस दिशा में घूमेगा, ये एम्पियर के तैरते व्यक्ति का जो नियम था उससे आप समझ गए होंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है उसका परिमाण भी कुछ होता होगा, कुछ ना कुछ माप होता होगा। किस हद तक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसको इस बायो-सेवर्ट नियम से हम समझेंगे। बायो-सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कि ये अनंत लंबाई का XY एक धारावाही चालक है जिसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसका लंबाई कितना है? अनंत है। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं थोड़ा सा लंबाई में काट लेता हूं और ये लंबाई कितना है? थोड़ा सा लंबाई है dl। तो जब एक अनंत धारावाही चालक के थोड़े से लंबाई को हम काट ले रहे हैं तो ये जो बचा हुआ कटा हुआ हिस्सा बच रहा है इसको हम लोग बोलते हैं धारा तत्व यानी करंट एलिमेंट। अब इस थोड़े से धारा तत्व के चलते किसी एक बिंदु P पर किस परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, इसी नियम को किसने दिया था? बायो-सेवर्ट ने दिया था और इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इस बिंदु P को इस धारा तत्व के किसी एक बिंदु O से मिला दीजिए। मान लेते हैं कि बिंदु O और इस बिंदु P का दूरी कितना है? R। इस धारा तत्व और ये OP जो रेखा बन रहा है इसके बीच में कोण है थीटा। तो बायो-सेवर्ट ने बोला कि इस धारा तत्व के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला अल्प चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि ये लंबाई भी थोड़ा सा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी काफी थोड़ा सा होगा। तो ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग B से प्रदर्शित करेंगे। B चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, सामने आप एक स्मॉल d लगा दिए तो ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र जो है ये विद्युत धारा I के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर होगा। फिर दूसरा बोला कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा तत्व के लंबाई जिसको हम लोगों ने dl लिया है उसके समानुपाती होगा। फिर क्या बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा तत्व और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है, कोण को हमने क्या लिया? थीटा। इस कोण के ज्या के समानुपाती होगा, मतलब dv sin थीटा के समानुपाती होगा। फिर चौथा बायो-सेवर्ट ने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र धारा तत्व और बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब dv समानुपाती होगा 1/r²। अब इन चारों संबंधों को आपस में मिला दीजिए तो यहां पर आ जाएगा dv समानुपाती I dl sin थीटा बटे r²। dv बराबर आ जाएगा k I dl sin थीटा बटे r²। यहां पर k जो है एक अनुपातिक नियतांक है। इस अनुपातिक नियतांक को हम लोग चुंबकीय नियतांक बोलते हैं। इस चुंबकीय नियतांक का मान माध्यम, मतलब इस धारा तत्व और इस बिंदु के बीच का माध्यम क्या है और मापन की पद्धति क्या है, एसआई पद्धति है कि सीजीएस पद्धति है, किस पद्धति में आप मापन कर रहे हैं। तो यदि मैं माध्यम जो है उसको ले लूं वायु या निर्वात और पद्धति जो है उसको एसआई पद्धति ले लूं तो इस के का मान जो होता है वो होता है μ0/4 पाई। 4 एक अचर है, पाई का मतलब वही 22/7 आप जो जानते हैं। ये μ0 एक नया पद आ रहा है। आपने अभी तक विद्युतशीलता पढ़ा है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब कोई भी माध्यम अपने किस हद तक अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र को गुजरने देगा उसी का माप होता है माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पर म्यू आ जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकशीलता। μ0 है, ये हो गया वायु या निर्वात की चुंबकशीलता।
चुंबकशीलता क्या बताता है कि कोई भी माध्यम अपने अंदर से किस हद तक चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने देगा। उसी को हम लोग वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा के का मान, और ये म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान जो होता है ये होता है 10 के घाते -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र डीबी आ जा रहा है वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये जो अल्प धारा तत्व है इसके चलते इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसका ये सूत्र हो गया। यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई एक अचर है, इसका मान 10 के घाते -7 है। विद्युत धारा बह रहा है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ये आपको पता रहेगा। डीएल कितना लंबाई आप ले रहे हैं विद्युत धारा से, ये कोण थीटा, और ये दूरी, अगर इतना आपको पता रहे तो आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए थीटा का मान जो है, थीटा का मान का प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ता है। तो अगर थीटा का मान मैं 90 ले लेता हूं तो साइन थीटा का अधिकतम कितना होता है 1, और साइन 90 का मान भी होता है 1। तो साइन 90 का मान जो है वो हो जाएगा 1, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा अधिकतम। और अगर किसी केस में थीटा बराबर 0 हो जाए तो साइन 0 का मान जो होता है वो होता है 0, तो डीबी का मान भी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हो जाएगा 0। तो मेरे ख्याल से ये बायो-सेवर्ट का नियम आप समझ गए होंगे। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अनुप्रयोग से सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो लेकिन इससे पहले कि इसके अनुप्रयोग इसके सवाल हल करें, बायो-सेवर्ट नियम को समझना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी कमी रह गया होगा कोर्स में, उसको कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। आपके सुझाव के अनुसार मैं उसमें सुधार करने का जरूर प्रयास करूंगा। और इस कोर्स के बारे में अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर बताइए, अपने सहपाठियों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं नया लेक्चर जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। धन्यवाद।